क्लास में अपन पढ़ेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, जैसे कि कंपेंसेशन है, डिनायल है, आइडेंटिफिकेशन है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, इंटेरोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, रिप्रेशन, सब्लिमेशन, सब्स्टिट्यूशन, अनडूइंग, प्रोजेक्शन, रिएक्शन फॉर्मेशन, कन्वर्जन एंड रिग्रेशन। ये सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। अब डिफेंस मैकेनिज्म को ईगो डिफेंस मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। आप सबको पता है ईगो का मतलब क्या है। ईगो का मतलब है रियलिटी। ईगो का मतलब क्या है, रियलिटी है। और रियलिटी का एहसास आदमियों कब होता है, जब आदमी कॉन्शियस होता है। जब आदमी क्या रहेगा, कॉन्शियस होता है, तब उसको क्या होगा, रियलिटी का अनुभव होता है। तो आदमी क्या करता है, अपनी कॉन्शियसनेस को बचाने के लिए आदमी क्या करेगा, अपनी कॉन्शियसनेस को बचाना है, ठीक है। इसके लिए अलग ये सारी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी कॉन्शियसनेस को बचाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से उसको ना तो स्ट्रेस होगा, ना एंजाइटी होगी, ना ही वो इमोशनली अपसेट होगा, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन नहीं आए कि आदमी फ्रस्ट्रेशन में चला जाए, या आदमी को कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाए, या आदमी स्ट्रेस में चला जाए, या आदमी को एंजाइटी हो जाए, या अपसेट हो जाए, या उदास हो जाए। इन सब से बचने के लिए आदमी अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करता है। इन सारी तकनीक को अपन क्या कहेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, जिसको अपन मेंटल मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। कि आदमी क्या करता है, अपना मानसिक बचाव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंपेंसेशन के बारे में। कंपेंसेशन क्या है, कंपनसेट करना। अपन पढ़ते हैं कि कंपनसेट कर दिया, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आदमी एक फील्ड में अपनी कमजोरी को दूसरे फील्ड में कुछ अच्छा करके उसको बराबर कर देता है, कंपनसेट कर देता है। जैसे मान लो कि एक बच्चा है जो पढ़ने में तो कमजोर है, उसकी कमजोरी क्या है कि वो पढ़ाई ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन सेम टाइम में वो अच्छा स्पोर्ट्समैन है। तो क्या करता है, कॉलेज के लिए बड़ी बड़ी मेडल ट्रॉफी जीत के आता है, और जो अपनी कमजोरी है उसको कंपनसेट कर देता है। तो ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाएगा, कंपनसेशन कहलाएगा। कि आदमी अपनी एक फील्ड की कमजोरी को दूसरे एबिलिटी से भर देता है। जैसे बताया गया है कि इसमें एक और बताया गया है कि एक सुपरवाइजर की नजर में नर्स है जो अच्छा बनने के लिए क्या कर रही है, एक्स्ट्रा काम करती है, ताकि क्या है कि सुपरवाइजर की नजर में आ जाएगी, और सुपरवाइजर है जो उसको प्रमोट करेगा, ठीक है ना। तो सुपरवाइजर की नजर में अच्छा बनने के लिए आदमी क्या करता है, डबल ड्यूटी करता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है। वो भी कंपनसेशन का ही एग्जांपल है, ठीक है ना। आदमी कहीं न कहीं क्या कर रहा है, अपनी एक साइड की कमी को कंपनसेट कर रहा है दूसरे साइड में ज्यादा एफर्ट डाल के, ठीक है ना। इसके बाद बताया गया डिनाइल। डिनाइल का मतलब क्या है, रेफ्यूज करना। डिनाइल का मतलब है साफ साफ मना कर देना। जैसे मान लो अपने से कोई गलती हो जाती है, मान लो कोई टेबल टूट गई या कुछ और नुकसान हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, साफ साफ मुकर जाता है कि ये काम मेरे से हुआ ही नहीं, ये काम मैंने किया ही नहीं है। और आदमी क्या कर रहा है, अननेसेसरी एंजाइटी, अनप्लीजेंट इमोशन से बच जाता है। अगर आदमी बोल देगा कि ये काम उससे हुआ है, उससे गलती हो गई या उससे नुकसान हो गया, तो क्या होगा, उसको डांट भी पड़ सकती है ना। और आदमी इमोशनली अपसेट हो जाएगा। तो आदमी अपने कॉन्शियसनेस को बचाने के लिए क्या कर रहा है, डिनाइल का इस्तेमाल करता है, और साफ साफ मुकर जाता है कि मैं वहां था ही नहीं, है ना, मैंने ये किया ही नहीं, मैंने ये देखा ही नहीं। वो डिनाइल है। डिनाइल का मतलब है कि रेफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी। रियलिटी को एक्सेप्ट करने से आदमी मुकर जाता है। डिनाइल का मतलब क्या है, रेफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी। इसके बाद में नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को अपन इमिटेटर के नाम से भी जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन को क्या जानते हैं, इमिटेटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या करता है, आदमी कुछ गुणों को आइडेंटिफाई करके उसकी कॉपी करने लग जाता है। आदमी के कुछ गुणों को आइडेंटिफाई करता है, उसको अपने जीवन में उतार देता है, वो आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है ना। जैसे कि किसी आदमी को आइडियल मान के आदमी उसके नक्शे कदम पे चलना क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। कि आदमी ने किसी को आदर्श मान लिया और उसका ही अनुकरण करने लग जाता है, वो आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा। उसको हम क्या कहेंगे, इमिटेटर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बताया गया है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें बताया गया है कि आदमी अपने इंटेलेक्चुअल
पावर का इस्तेमाल करके अपनी कॉन्शियसनेस को बचा देता है या अपने रियल इमोशन को बाहर नहीं आने देता है। जैसे मान लो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, अगर उसके बारे में अगर आदमी सोचता भी है तो बहुत अपसेट हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है, उसका बीपी डाउन हो जाता है या बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक्सरे एक्सीडेंट को आदमी इस तरीके से प्रेजेंट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे एक नॉर्मल घटना घटी हुई है, ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या है, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का इस्तेमाल करके आदमी रियल इमोशन को बाहर नहीं आने देता है, तो वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहलाएगा। जैसे मान लो कि घर पे झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया है सपोज, ठीक है, और हस्बैंड है जो ऑफिस चला जाता है, ऑफिस जाने के बाद में वो अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपने रियल इमोशन को शो ही नहीं होने देता है। मतलब ऑफिस में जाने के बाद में वो अपने बिहेवियर से ये जताता ही नहीं है कि घर पे ऐसी प्रॉब्लम भी हो गई है, आदमी झगड़ के ऑफिस आया हुआ है। मतलब आदमी अपने इंटेलेक्चुअल पावर का इस्तेमाल करके क्या करेगा, अपने रियल इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर देता है, ताकि क्या होगा, उसको अननेसेसरी एंजाइटी, टेंशन, वरी ये सब कुछ ना हो। नेक्स्ट बताया गया इंटेरोजेक्शन। इंटेरोजेक्शन क्या है? इंटेरोजेक्शन का मतलब है कुछ टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर आदमी के गुणों को अपना लेना। कुछ टाइम के लिए किसी आदमी के कुछ पर्टिकुलर गुण को इंटेरोजेक्ट कर देना ही इंटेरोजेक्शन है। इंटेरोजेक्शन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे आपने देखा कि मंदिरों में बड़े बड़े पुजारी है जो पूजा कैसे करते हैं, है ना, कि वो एक पर्टिकुलर ड्रेस डालते हैं, अच्छे से थाली सजाते हैं, थाली में भी कुछ पर्टिकुलर चीजें रखते हैं, फिर मंत्र उच्चारण करते हैं और पूजा करते हैं। जब आप देखते हो और सेम चीज को घर पे आके भी, कि आप भी घर आए और घर आके आपने भी वैसे ही कपड़े पहने, वैसे ही थाली सजाई और उसी तरह से भगवान की पूजा कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, इंटेरोजेक्शन कहलाएगा। लेकिन आप पूरी दिन भर पंडित की ड्रेस में नहीं घूम रहे हो, ठीक है ना, खाली पूजा करने के टाइम में ही आपने क्या किया, कुछ गुणों का कॉपी कर दिया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपन किसी का अनुकरण करने लग जाते हैं, आदमी के नक्शे कदम पे चलने लग जाते हैं। मान लो विवेकानंद जी को आदर्श मान लिया है, तो विवेकानंद जी को आदर्श मान के अपन स्वामी विवेकानंद के कदमों पे चलने लग जाते हैं, है ना। तो वो है आइडेंटिफिकेशन। यहाँ क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ही अपन जब जब पूजा करेंगे तब तब पंडित की ड्रेस डालेंगे, थाली वैसे ही सजाएंगे और पंडित की तरह ही पूजा करेंगे, वो इंटेरोजेक्शन है। ये डिफरेंस है, ठीक है ना। इसके बाद में बताया गया रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में बताया गया है कि रेशनली देता है ना। रेशनली का मतलब होता है तर्क। आदमी क्या करता है, अपनी कॉन्शियसनेस को बचाने के लिए, कॉन्शियसनेस का मतलब है यहाँ पे फियर, एंजाइटी, वरी, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। रेशनलाइजेशन में क्या करेगा, तर्क देगा, ठीक है, अलग अलग तरीके का तर्क देता है और अपने आप की कॉन्शियसनेस को वो बचा लेता है। अब रेशनलाइजेशन में बताया गया जैसे कि एक बच्चा है जो कि फेल हो गया एग्जाम में फेल हो गया, उसके बाद में वो क्या कर रहा है, रेशनली देगा कि मेरा हॉस्टल का एटमॉस्फेयर ही ऐसा था जिसके कारण मैं फेल हो गया, नहीं तो मैं पास हो जाता। मतलब वो ऐसा तर्क देगा कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर ले, सोशली एक्सेप्टेबल वे में तर्क दिए जाते हैं ताकि सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले और आदमी को कोई टेंशन नहीं है कि हाँ बच्चे की कोई गलती नहीं है, हॉस्टल का माहौल ही खराब था इसलिए बच्चा फेल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आदमी अलग अलग तरह के रेशनल देगा और अपनी कॉन्शियसनेस को बचा लेगा, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन को अपन बताया गया है कि सोर ग्रेप्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, सोर ग्रेप्स रिएक्शन। मतलब जब कोई चीज अपने को मिलती नहीं है, अपन कोई चीज को पाना चाहते हैं और वो अपने को मिलती नहीं है, तब अपन जो रेशनल देंगे वो रेशनलाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेशन। रिप्रेशन में बताया गया है कि रिप्रेशन को अपन कहेंगे अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग। मतलब जो भी अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, अनप्लीजेंट इमोशन है, आदमी इसको ऑटोमेटिकली भूल जाता है। इसको अपन ऑटोमेटिक फॉरगेटिंग भी कहते हैं, है ना। जिन चीज़ों को आदमी को याद करने से दुख होता है, धीरे धीरे वो यादें क्या होती है, धुंधली हो जाती है, मिट जाती है। वो क्या है, रिप्रेशन है ना। मतलब आदमी तो उसको भूलने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो चीज़ें उसके दिमाग से धुंधली होती जाती है और एक दिन दब जाएगी, खत्म हो जाती है, वो रिप्रेशन कहलाता है। आदमी क्या करता है, अनप्लीजेंट फीलिंग, इमोशन को रिप्रेस कर देता है, ठीक है ना। इसको अपन ऑटोमेटिक फॉरगेटिंग के नाम से भी जानते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या होती है, आदमी भूल जाता है।
इसके बाद में बताया गया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि बताया गया है कि जो आदमी सब्लिमेशन का इस्तेमाल करता है वो आदमी मेंटली हेल्दी है। ठीक है, सब्लिमेशन में बताया गया है कि सोशली अनएक्सेप्टेबल चीजों को सोशली एक्सेप्टेबल वे में किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अपन? सब्लिमेशन कहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, अपन नहीं कर सकते, लेकिन उन चीजों को सोशली एक्सेप्टेबल वे में किस प्रकार किया जाए कि सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर दे, है ना, वो सब्लिमेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल बताया गया कि एक बच्चा है जिसका अपने माँ बाप से झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो वापस तो माँ बाप से झगड़ा करेगा तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो वो एग्रेशन, अब बच्चे के अंदर जो गुस्सा है माँ बाप के झगड़े के बाद में, वो गुस्सा है, वो गुस्से को अगर वो जाके खेल के मैदान पे निकाल देता है ना, और अपने टीम के लिए कुछ अच्छा खेलता है, तो क्या होगा? सोसाइटी उसके लिए तालियां बजाएगी। ठीक है ना, करे मतलब क्या, जो चीजें सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है उसको एक्सेप्टेबल वे में प्रस्तुत करना ही क्या है? सब्लिमेशन है। जैसे एग्जाम्पल बताया था कि महाकवि तुलसीदास जी थे, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था, वो अपने मतलब पत्नी के ख्यालों में ही खोए रहते थे 24 घंटे। तो सोसाइटी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि एक आदमी है जो अपने पत्नी के बारे में ही 24 घंटे सोचता रहता है, खोया रहता है ना, तो सोशली अनएक्सेप्टेबल है। तो उन्होंने क्या करा? सब्लिमेशन का इस्तेमाल किया और पत्नी प्रेम को प्रभु प्रेम में कन्वर्ट कर दिया। जितना प्यार पत्नी से करते थे, जितना पत्नी के बारे में सोचते थे, उतना प्रभु के बारे में सोचने लग गए, और वो सोचकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी, और लोग उन्हें आज भी याद करते हैं रामचरितमानस के लिए। मतलब जो चीजें सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है उसको सोसाइटी में किस तरीके से पेश किया जाए कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर ले, वो सब्लिमेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये जो आदमी इस्तेमाल करता है वो आदमी मेंटली हेल्दी कहलाता है। इसके बाद में बताया गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है कि मान लो, एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि एक बच्चा है जो कि मेडिकल की तैयारी कर रहा था, तो मेडिकल की तैयारी करने के बाद में भी उसका एडमिशन मेडिकल में नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? एक अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट के रूप में नर्सिंग में एडमिशन ले लेगा या बीडीएस डेंटल में एडमिशन ले लेता है, वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में बताया गया है अनडूइंग और रेस्टिट्यूशन। अनडूइंग क्या है? अनडूइंग एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है कि आदमी क्या करेगा, जो कुछ भी उसने किया है उसको वापस वो अनडू करता है, रेस्टिट्यूट करता है। ठीक है ना। जैसे बताया गया है कि एक आदमी है जो बहुत ही क्रूअल है, एक ऑफिसर है जो बहुत ही क्रूअल है और अपने साथ जो काम करने वाले हैं उनके साथ बहुत अत्याचार करता है, लेकिन वही क्रूअल आदमी शाम को जब मंदिर जाता है तो गरीबों को बहुत ज्यादा दान पुण्य करता है। ठीक है ना। तो वो अनडूइंग कहलाएगा, रेस्टिट्यूशन कहलाएगा। जो कुछ भी अपन ने गलत किया उसको एकदम सही, उसको एक बार फिर से सही करना ही रेस्टिट्यूशन है या अनडूइंग है। जिससे बताया गया है कि एक आदमी बहुत ही ज्यादा रिश्वतखोरी है, बहुत ज्यादा रिश्वत खाता है, लेकिन सेम टाइम हर शाम को जाके वो गरीबों को दान भी करता है। ठीक है, उसको लगता है कि मैं गरीबों को दान करूंगा तो भगवान मेरा भला कर देगा। मतलब जो कुछ गंदा काम, जो बुरा काम कर रहा है वो बुरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ में वो क्या कर रहा है, कुछ अच्छा भी कर रहा है। तो वो अनडूइंग कहलाएगा कि आदमी काम तो बुरा कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ में वो जाके उसको ठीक करने की कोशिश करता है, वो अनडूइंग या रेस्टिट्यूशन कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में बताया गया कि आदमी क्या करता है, गलती खुद ने की लेकिन वो क्या करता है, दूसरे लोगों को ब्लेम करता है, दूसरे लोगों को प्रोजेक्ट करता है, अपनी गलतियों के लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराएगा, वो प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे बताया गया है कि एक सर्जन है जिससे सर्जरी फेल होगी, सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उसके लिए वो ओटी नर्स को जिम्मेदार ठहरा देता है। ये एक वो आदमी है जिसका ऑफिस में झगड़ा हो गया, तो वो घर आके वो गुस्सा है जो बच्चों पे निकाल देता है या घर वालों को जिम्मेदार ठहराता है, वो प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। इसके बाद बताया गया रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि आदमी ऑपोजिट रिएक्शन देता है। रिएक्शन फॉर्मेशन में आदमी क्या करेगा, अपोजिट रिएक्शन शो करेगा। जैसे कि दो भाई है, छोटा भाई है जो बड़े भाई को पसंद नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जब कभी भी बड़ा भाई सामने आता है तो बहुत ही आदर सत्कार शो करेगा, है ना। जस्ट ऑपोजिट फीलिंग को आदमी दिखाता है, वो रिएक्शन फॉर्मेशन है। ठीक है। कन्वर्जन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें आदमी अपनी फीलिंग को कन्वर्ट कर देता है,
जिसे आदमी को इमोशन हो रहा है, ठीक है, उस इमोशन को फिजिकल सिम्टम्स का रूप दे देगा। जैसे मान लो कि एग्जाम है और एग्जाम के कारण आदमी को फियर हो रहा है या एग्जाम का फोबिया है, तो आदमी क्या करेगा, एग्जाम से कुछ घंटे पहले उसको पेट में दर्द आ जाता है, सर दर्द हो जाता है, आदमी बुखार आ जाता है, वो क्या है, कन्वर्जन है कि आदमी क्या करता है, इमोशन को फिजिकल सिम्टम्स का रूप देने लग जाता है, वो कन्वर्जन कहलाएगा। ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें आदमी अपनी फीलिंग को कन्वर्ट कर देता है फिजिकल सिम्टम्स के रूप में, कन्वर्जन कहलाएगा। इसके बाद में बताया गया रिग्रेशन, रिग्रेशन को फ्लाइट टू चाइल्डहुड भी कहा जाता है ना। ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें आदमी क्या करता है, इमेच्योर वे में बिहेव करने लगता है। जब कभी भी आदमी को टेंशन एंजाइटी होती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नाखून खाने लग जाते हैं, है ना, नाखून काटने लगते हैं, अंगूठा चूसने लग जाते हैं, है ना, डर के टाइम में फीटल पोजीशन धारण कर लेता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेशेंट है जो कि एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में, और वो जब सोते हैं तो उनका पोस्चर है जो एक छोटे बच्चे की तरह होता है ना, तो वो रिग्रेशन है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए, हो सके तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।